किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बस कि जब आप रिसाइटल कर रहे हो तो दिमाग में उस सब कुछ होना चाहिए। तो मुशायरे में मैंने ये देखा, मुनव्वर जी पढ़ रहे हैं, कभी उनके पास कोई किताब नहीं रहती, कभी हार्डली एक चिट्ठी पे कभी कभार कुछ नोट्स, और वो भी मैंने देखे बाद में जब वो व्हेन ही वाज क्वाइट ओल्ड, राइट, विजुअली बड़ा जबरदस्त पेंट किया है इसको। हाँ, अलमारी से खत कुछ उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे वो दाने निकल आए, और माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और आज के हमारे गेस्ट सुखनवर तो नहीं है, बट उनका जो अंदाज़े बयां है पुरअसर है, इम्प्रेसिव है बहुत। मेरी मुलाकात उनसे एक हमारे कविनामा का ही एक लोकल चैप्टर LA का है, वहाँ के उसके एक इवेंट में हुई थी, एंड मुझे उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो वो एक पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं और फोरेंसिक्स की दुनिया में वो काम करते हैं, बट जो दिल से है वो कलाकार कह सकते हैं उन्हें। एक प्रोफेशनल गज़ल सिंगर होने के साथ साथ वो एक तबला वादक भी हैं, और यहाँ US में नाद योगा की एक साउंड हीलिंग एंड मेडिटेशन की रिसर्च और प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। और एक अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छी बात जो उनकी लगी, वो है कि ये मुनव्वर राना साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं सिद्धार्थ भाई, वेलकम टू द शो। एंड अगर जैसे बात मुनव्वर राना साहब की हुई है तो आई थिंक हमें वहाँ से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्षितिज भाई और बुरेर भाई, थैंक यू वन मोर टाइम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। ये बहुत अच्छी आज खुशी हो रही है कि वो एक पुरानी हमारी इंडिया में एक ऐड आती थी कि जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप, मैं और बैक पार्टनर। तो वो याद आ गई जब आप मेरे इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो मुझे आज लगता है कि 3 वैसी चीज़ें हो रही है जो मुझे मेरे ज़िंदगी में बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो यार, वाह, दूसरी चीज़ है संगीत जो आपने कहा, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुनव्वर राना जी की शायरी। तो जब ये 3 चीज़ें आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा आपने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया, और तकनीक से लेके संगीत तक मेरा जो प्रवास रहा है वो आपने कवर किया। और मुनव्वर राना की शायरी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते थे, मैं तो खैर काबिल नहीं हूँ ये शेर कहने के लिए, पर जब कभी भी इंट्रोडक्शन की बात आती है तो वो शेर दिमाग में आ जाता है। तो उनका एक बहुत अच्छा शेर है। वो कहते थे कि कलंदर कभी संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर कभी भी संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर कभी भी संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं तो असली घी हूँ जो बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। तो वैसे थे हमारे मुनव्वर जी राना। तो थैंक यू वन मोर टाइम, आपने इनवाइट दिया और हम लोग आज सब ऐसे यहाँ पे बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जी सर, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आपके ज़िंदगी में संगीत या उससे पहले मुनव्वर राना साहब, क्या पोइट्री और संगीत साथ साथ आया या पहले पोइट्री आई, या कैसे हुआ? एंड who, like, what was the channel, where did you, like, pick it up from and everything, and let's talk about that a little bit. तो मुनव्वर राना जी का और मेरा उनकी शायरी का पहला ताल्लुक आया एक
बड़ा अजीब सा किस्सा है कि आई स्टिल रिमेम्बर, मैं मेरे घर में लॉन्ग बीच में बैठा था और मदर्स डे आ रहा था और आई वॉज मिसिंग माई मॉम बैक इन इंडिया। तो एक मूवी बनी थी आमिर खान की, तारे ज़मीन पर, तो उसमें एक गाना था, तुझे सब है पता, तुझे सब है पता मेरी माँ। तो मैंने कहा मदर्स डे आ रहा है, तो मैं यूट्यूब पे गया और मैंने वो गाना सर्च किया। अब अगर आप सर्च हिट्स देखोगे यूट्यूब के, तो ऐसे कुछ चमत्कार उस दिन हो गया कि पहला वो गाना था और दूसरा वहाँ पे एक कोई चेहरा आया और वहाँ पे लिखा था इमोशनल माँ पोएट्री। तो मैंने तो गाना तो शुरू कर दिया, मैं बहुत इमोशनल हो गया और नीचे फिर एक छोटी सी विंडो में वो वीडियो था, मैंने क्लिक नहीं किया कि मुझे पता नहीं था ये कौन इंसान है, क्योंकि मुनव्वर जी की तस्वीर थी वहाँ पे। तो गाना तो हो गया, मैं बहुत इमोशनल हो गया था। मैंने कहा ये सेकंड हिट कैसे आ गया गूगल यूट्यूब पे। यूट्यूब को हम लोग गॉड समझते हैं, तो ये सेकंड हिट आ गया, इसके बाद में मतलब ये कुछ होना चाहिए। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है बुरेद भाई, इन इंग्लिश वी से समटाइम्स यू एंड अप taking the wrong train to the right destination। तो ना तो मुझे मुनव्वर राणा जी पता थे, ना तो मुझे उनकी माँ की शायरी पता थी, पर मैं ट्रेन में बैठ गया था। पहुंचा तो ऐसे लगा कि जिंदगी बदल गई। तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था मुनव्वर राणा जी के शायरी का। वो पहला वीडियो मैंने देखा और उनका जो पहला माँ का शेर है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये पहला उनका शेर मैंने सुना तो मैंने कहा ये आदमी नॉर्मल किस्म का हो नहीं सकता कि जो माँ के ऊपर मेरे हिस्से में माँ आई, ये लिख सकता है। और ये कंपेयर जो कर रहे हैं मुनव्वर जी इस शेर में, ये सारी फैमिलीज का इशू है। और वहां से वो इशू को लेकर कहते हैं कि मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और तब वो वीडियो चलता रहा, ट्रेन चलती रही, मैं ट्रेन में बैठा था और मुझे अब तक याद है वो किस्सा कि वहाँ से शाम के 7:30 पौने 8 बजे थे। मैं यूट्यूब से निकला तब 1:30 बजा था सुबह का। तो मैंने उनके बहुत सारे फिर शेर वीडियोस देखे। मुझे मुशायरा क्या था ये भी पता नहीं था, क्योंकि बचपन में तो मैं कविता वगैरह पढ़ता था, पर जब मैंने उनके मुशायरे देखे और उनका पढ़न देखा और उनका जो तरीका देखा तो आई वॉज मेजमराइज्ड। सो 1:30 तो बजे थे, ट्रेन में तो मैं बैठा था और इट इज़ दैट insane thing that sometimes you end up taking the wrong train to the right destination। तो उस दिन मुनव्वर राणा जी ने आपको ढूंढ लिया। हाँ, वो तो अभी और बदल दिया। अच्छा, मेरे इस पे 2 सवाल है। पहला कि आपने तो चलो देखा वो सब, मतलब जो देखा, मम्मी को भेजा कि नहीं, क्योंकि बात तो उनसे शुरू हुई थी ना। अच्छा सवाल कि तो जब मैंने मेरे पिताजी को ये बात पहले कही कि मुनव्वर जी राणा, तो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मराठी फैमिली इन पुणे, तो वहाँ पे कविता वगैरह पढ़ते थे, वो मराठी में थी सारी। तो मैंने एक मुनव्वर जी का शेर पढ़ा तो मेरे पापा कह रहे तो ठीक तो है ये उर्दू कहाँ से आपने शुरू कर दी, क्या हैव यू फॉलन इन लव विद एनीवन? मैंने कहा हाँ, मुनव्वर जी राणा।
तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यू नो, पेरेंट्स के साथ पहले बात हुई तो आई स्टार्टेड फीडिंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू माय डैड, okay. और वो बहुत हेवी Allowed वाले it शेर through थे। हाँ, और मुनव्वर जी राना का माँ के शेरो शायरी में बहुत मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो उन्होंने कहा है कि जब शायर अपनी माशूका के लिए इतने अच्छे अच्छे शेर लिख सकता है तो मेरी माशूका मेरी माँ क्यों नहीं हो सकती, और मैं माँ के लिए ऐसे शेर क्यों नहीं लिख सकता। तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। और उनका हर एक माँ का शेर इतने गहराई तक बिल्कुल उतर यू नो उतर जाता है, इतनी डेप्थ है उसमें, तो वो दिल को छू जाता है। और भी कुछ सुना है माँ के बारे में जो उन्होंने लिखा है, अगर आपको कुछ याद हो टॉप ऑफ योर हेड? तो बुरेर भाई एक और एक जो शेर है वो बहुत ज़्यादा रिलेट हुआ उनका, एंड स्पेशली इट इज़ ट्रू फॉर people like us who have come from India or Pakistan or any other country, and they are living in United States or they are living outside of the country in Australia, in Singapore. तो ये जो अलग किस्म का शेर है बुरेर भाई, you might have not heard this, but शेर ऐसे शुरू होता है, अलमारी से खत कुछ उसके पुराने निकल आए। तो अब बुरेर भाई मेरा ये सवाल आपसे है कि आप ये जो पहला जो लाइन है, अलमारी से खत कुछ उसके पुराने निकल आए, ये पहली लाइन सुन के क्या लगता है? रिलेटेबल है, मुझे लगता है कोई लॉन्ग लॉस्ट लव होगा जिसके एग्जैक्टली यू नेल्ड इट, कि दिस इज द व्हाट वी कॉल इन टुडेज इरा द हुक ऑफ द शेर, राइट? इट मेक्स यू पॉन्डर, इट डज, इज इट फॉर अ लवर? अलमारी से खत कुछ उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे वो दाने निकल आए। सो ही स्टार्टिंग टू थिंक, राइट? विजुअली बड़ा जबरदस्त पेंट किया है इसको। हाँ, अलमारी से खत कुछ उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे वो दाने निकल आए, और माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी हटाई तो वहीं से खजाने निकल आए। बहुत अच्छा, क्या बात, वाह वाह वाह। मिट्टी हटाई तो वहीं से खजाने निकल आए। और ये जो तीसरी लाइन है शेर की बहुत अच्छी है कि ये मुमकिन है कि अब गांव में हमें कोई ना पहचान पाए। देखिए क्षितिज भाई, हमने घर छोड़ा यू नो और हम लोग यहाँ पे आए, तो ये कैसे रिलेट हो रहा है ये एटमॉस्फेयर कि ये मुमकिन है कि अब गांव में हमें कोई ना पहचान पाए, हम तो बचपन में ही घर से कमाने निकल आए। वाह 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 वाह, बहुत। ये मुमकिन है कि अब गांव में हमें कोई ना पहचान पाए, हम तो बचपन में ही घर से कमाने निकल आए। और ये लास्ट लाइन मुझे लॉन्ग बीच को डेडिकेट करनी होगी, क्योंकि मैं जब इंडिया से आया तो बुरेर भाई, जब you know when you come from a big city like Pune or Mumbai, you know the life over there is very different. और भीड़ भड़क्कड़ होती है, नाइट लाइफ होती है, देर तक चीजें खुली होती हैं, जहाँ जाओ लोग नजर आते हैं, खाना पीना बैठक लगती है। कराची भी वैसी ही एग्जैक्टली, वो मुंबई जैसा ही है, तो ये भी कराची। यहाँ भी जब हम आए तो आए, मतलब देखा तो शाम के 7 बजे सब बंद, 8 बजे स्पेशली ही इज इन ऑरेंज काउंटी, सो इट्स लाइक कुछ भी नहीं चलता है। आप तो फिर भी लॉन्ग बीच इज स्टिल लाइक यू नो वाइब्रेंट, बट आते ही बड़ा डिप्रेशन होता है, लेकिन बड़ा डिप्रेशन होता है। एंड आपने बहुत यू नो 16 आने सच बात कही है ये कि इट इज समटाइम्स हॉन्टिंग फॉर अस कि कराची से आए हैं, मुंबई से आए हैं, यू नो ये शहरों में इतनी जान रहती है, यहाँ पे आते 8 बजे यार आज दुकान बंद होने। ये आपने जो लफ्ज यूज किया है ना, जान, ये बिल्कुल सही यूज किया। तो हमने वो जान कायम रखी है ना, कवि नामा के इवेंट्स होते हैं उसमें आप आते हो, तो वो जान हमने रखी है, वो शुरू ही शाम को होता है, वो शुरू ही शाम को होता है। सही बात है। तो वो हमारे वो ट्रेडिशन है। तो वो आखिरी शेर है, ये अपनी यहाँ की जगहों के ऊपर है कि देखिए, अलमारी से खत कुछ उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे वो दाने निकल आए, माँ बैठ के तकती थी जहाँ से मेरा रास्ता,
मिट्टी हटाई तो वहीं से खजाने निकल आए, और ये मुमकिन है कि अब गांव में हमें कोई ना पहचान पाए। हम तो बचपन से ही घर से कमाने निकल आए, और यहाँ चीखे भी अब गौर से सुनता नहीं कोई। हुरैर भाई, यहाँ चीखे भी, सो साइलेंट हियर, यहाँ चीखे भी अब गौर से सुनता नहीं कोई, कि शहर में तुम अपना शेर सुनाने निकल आए। वाह वाह वाह, अलमारी से खत कुछ उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे वो दाने निकल आए। ये मुनव्वर जी का जो एक ढंग है कि वो आपको एक कॉर्नर से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर वहाँ, और फिर सब मिला के घर लेके आते हैं। तो ये बात उनके शायरी की जो है इमोशनल, वो मुझे बहुत टच करती है। तो सिंस यू आस्क मी अबाउट द शेर अबाउट माँ, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स हियर, राइट, कि जो माँ बैठ के तकती थी हमारा जहाँ से रास्ता, एंड आई स्टिल रिलेट दैट माय मॉम इज स्टिल बैक इन इंडिया, एंड शी इज ऑलवेज वेटिंग फॉर मी। So you should say hi, Mom. Wave hi to your mom here. Please say hi to your mom. So Mom, if you're listening to this, that was a share which makes me very emotional every time. Yeah. So एक व्यू तो आ गया हमारा। मेरी भी माँ, उनको भी मैं अब वो भी देखते हैं। मेरी मॉम भी अभी गई है, वो तो देखती है। वो पहले वो माय मॉम इज जस्ट लाइक मेरा फर्स्ट लाइक मेरा ही होता था। इसमें मुनव्वर राना जी के आपको ज़्यादा you've read more of his work, so you're more familiar with it, but मैंने जितना थोड़ा बहुत सुना है अभी तक, मुहाजिरनामा भी हमने किया है और आई थिंक आज करेंगे भी, लेकिन मुझे जो सबसे एक जो स्टैंड आउट चीज़ इसमें लगी है, एक तो विजुअली इतना ज़बरदस्त पेंट किया है कि मतलब मैं सुनता हूँ तो आई एम विजुअलाइजिंग कि जैसे अलमारी बोला निकल आए, खजाने, मतलब ज़मीन, तो ये सब एक तो विजुअली बहुत अच्छा पेंट किया। दूसरा लैंग्वेज बड़ी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, which is the type of poetry like हमने बात की है, जॉन एलिया है, परवीन शाकिर है, like वो पोएट्री जो होती है हिट करती है। राहत इंदौरी, इनकी जो शायरी है, it flows and it actually like आसान शब्द लफ्ज जो है डे टू डे लफ्ज जो है उसके अंदर यूज होके तो आप रिलेट बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल रिलेट बेटर कर सकते हैं। और मुझे ये हमेशा लगता है कि मुनव्वर राना जी ने ये सिनारियोज ऐसे डिज़ाइन करके लिखे हैं, दे मोर रिलेट वेयर योर मॉम इज फार अवे फ्रॉम यू, राइट, एंड शी इज थिंकिंग अबाउट यू, शी इज प्रेइंग फॉर यू। उनकी लाइफ में ऐसे ही था क्या कुछ? दूरों बैठ दुआवा कर दी अम्मी, सानू ना कुछ हो जाए डर दी अम्मी। वाह वाह वाह। ये सतेंद्र सरताज का एक वो है गाना, तो उसी वही बात हो रही है जो आप कह रहे हो कि दूरों बैठ दुआवा कर दी अम्मी, सानू ना कुछ हो जाए डर दी अम्मी, दुनिया दे विच सुख सबर शांति ताए, क्योंकि सबना कोल अमूली माँ है। क्या बात, क्योंकि सबके लिए दुआ कर रही है माँ है सबकी एक, तभी दुनिया में थोड़ी सबर शांति फैली है। अगर वो नहीं होता तो ये दुनिया तो और भी ज्यादा उलट होती। हाँ, और ये एक चमत्कारिक ऐसा ढंग है। और बुरेर भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लैंग्वेज कितनी सिंपल है, कि जब मुनव्वर जी लिख रहे हैं कि देखिए एक इनका शेर याद आ गया मुझे, आपने जो बात कही थी, वो कह रहे हैं कि जब जब कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब जब कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। जब जब कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। हर रोज, एंड दिस इज वेयर आई थिंक कि एवरी टाइम ही इज राइटिंग द मदर इज फार अवे, राइट। हर रोज अपने लहू से उसे मैं खत लिखता हूँ, हर रोज अपने लहू से उसे मैं खत लिखता हूँ, हर रोज मेरी उंगली तेजाब में आ जाती है। वाह वाह वाह, हर रोज मेरी उंगली तेजाब में आ जाती है। और जो मैंने पहले पॉइंट कहा था कि he always has this tendency to bring everything back home, right? Now how to bring it home, right? कि अभी जब जब कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, हर रोज अपने लहू से उसे मैं खत लिखता हूँ, हर रोज मेरी उंगली तेजाब में आ जाती है, और दिल की गलियों से
उसकी यादें निकलती ही नहीं, सोहनी फिर इसी पंजाब में आ जाती पंजाब में आ जाती है। वाह, क्या बात। तो ये जो उनका तरीका है, आहा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल रह गया पहले जब मैं पढ़ा, तो पहला सवाल तो ये था कि क्या था पहला सवाल? अच्छा सवाल था। एक बड़ा अच्छा सवाल था। तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपके ये जो अंदाज है पढ़ने का, पोइट्री, ये कहाँ? पहला सवाल अच्छा वो था कि माँ को एक्चुअली अपनी मम्मी को आपने भेजी कि नहीं भेजी? चलो वो आपने जवाब नहीं दिया, आप इधर उधर कर गए कि अपने पापा को भेजी, पापा को भेजी, मम्मी को नहीं भेजी आपने, वो मम्मी को अब जा रही है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये था कि ये जो अंदाज है आपका कहने का, ये कहाँ से आया? ये आप बड़ा अच्छा अंदाज है, बहुत अच्छा अंदाज है, इट्स वेरी कैप्चरिंग, यू नो, बहुत अच्छे से कैप्चर, यू मेक अस लीन इन, मतलब मैं लाइक ओके व्हाट इज इंटरेस्टेड, मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं आती। तो ये मैं इसका क्रेडिट भी थोड़ा बहुत मेरी माँ को दूंगा, बिकॉज बचपन में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, my mother was very strong and reluctant in terms of like you need to learn some type of a art form, right? Yeah. And if you can learn something which is stage focus, Okay. art form, whether you are dancing, whether you are singing, whether you are playing an instrument, that will create some type of confidence, because I believe शेरो शायरी भी अगर हम लोग कविता पढ़ते हैं तो उसमें अगर आपकी आवाज़, अगर आपकी डिलीवरी में अगर ऊपर नीचे ना हो, पॉजेस ना हो, इन्फ्लेक्शंस ना हो, फ्रीक्वेंसी के चेंजेस ना हो, तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाती है। एंड बिकॉज आई हैड सम एक्सपीरियंस विद ऑन स्टेज सिंगिंग, जैसे आपने पहले कहा, गज़ल और गीत गाना और स्टेज परफॉर्मेंसेस, तो मैंने जब मुनव्वर जी को सबसे पहले देखा, शेरो शायरी तो मुझे पता नहीं थी उर्दू में, तो आई कुड रिलेट विथ हिम, बिकॉज जब कभी मैं उनको देखता हूँ, राहत इंदौरी साहब भी वैसे ही है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, pauses that he plays with, like, you know, बहुत अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, आज मुनव्वर जी की शाम है, पर मुनव्वर जी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे राहत इंदौरी साहब। अगर आप YouTube पे देखोगे, बहुत सारे मुशायरे हुए, तो ये दोनों लोग हमेशा उनकी जवानी से बहुत सारे मुशायरों में साथ रहे। अच्छा। तो राहत इंदौरी साहब का एक अलग सा ढंग है, तो उनका शेर एक ऐसा है कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे ही दरवेशों से निकलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत क्या बात। तो ये जो डिलीवरी का उनका एक ढंग था, तो वो मैं कहता हूँ कि स्टेज परफॉर्मेंसेस और एक माइक पे आवाज़ का फ्रीक्वेंसी का ऊपर नीचे करना, ये मैंने एक्चुअली पोएट्री की डिलीवरी ये सब YouTube से, मुशायरे से इंटरेस्टिंग, वहाँ से even to be able to capture that, you know, like कि आप वहाँ से, क्योंकि that's what I like, right, कि आपको सामने वाले इंसान का ही पता था कि सीखने वाला तो कहीं से भी सीख ले, राइट। YouTube वीडियो तो मैं भी सारा दिन बैठ के देखता हूँ, राइट, अपनी नहीं देखता हूँ लेकिन लाइक that's what I feel like, कि ना आपकी जो नेचुरल जो आप बात करते हो, जैसे अभी आपकी हमारी बात हो रही है, तो उसमें इन्फ्लेक्शंस है, ऑब्वियसली आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, वो सब naturally you do it, but when you get on stage and to be that natural and to be able to communicate that accordingly, because माइक सामने आते ही पता नहीं क्यों लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, राइट। अरे माइक चिल्लाने के लिए ही रखा हुआ है, वो एम्पलीफाई करने के लिए ही रखा हुआ है, बट लोगों को लगता है कि ये पता नहीं, वो जैसे दूर कहीं टेलीफोन लगा ले कि आवाज आ रही है कि नहीं। सही बात है। नहीं, आई थिंक
it probably has to do with your vocal training too, right? Like you're a ghazal Yeah, singer, yes. like आप उतार चढ़ाव को समझते होगे, आप टोन को समझते जी. होगे, आपने परफॉर्म किया हुआ है, आप समझते होगे कि टेंशन कैसे ग्रैब करनी है, टेंशन कैसे लेनी है. तो ये एक ट्रेन लाइक एक नेचुरल एबिलिटी होगी जिसको आपने हार्नेस किया. आप बता रहे हो अगर आपकी मम्मी ने आपको एक आर्ट फॉर्म की तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश की है, तो लाइक एक वो है कि आपकी फैमिली में होगा कि आर्ट इज सही बात है. इट्स अ वैल्यू. तो वो आपने इंटरनलाइज भी किया, आपने सीखा भी. अब आप you're walking talking example of that. Like आप जब बात करते हो आपके इसमें से वो आती है. तो इसमें एक बात पोएट्री में स्पेशली डिफिकल्ट ये है कि जब आप रिसाइटल कर रहे हो तो दिमाग में सब कुछ होना चाहिए. तो मुशायरे में मैंने ये देखा, मुनव्वर जी पढ़ रहे हैं, कभी उनके पास कोई किताब नहीं रहती, कभी हार्डली एक चिट्ठी पे कभी कभार कुछ नोट्स, और वो भी मैंने देखे बाद में जब वो when he was quite old he used to carry a very small sheet with him. But राहत इंदौरी साहब का भी मैंने देखा कि कभी वो कुछ कैरी नहीं करते. तो मैंने कहा ये क्या बात है, ये कैसे हो रहा है कि ये बड़े बड़े उर्दू के शब्द. तो फिर मैंने ये उनमें देखा कि मुनव्वर जी रिपीटिशंस बहुत करते हैं. जैसे हमने वो शेर पढ़ा कि अलमारी से खत कुछ उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे वो दाने निकल आए. एंड सो ही विल रिपीट मिसरा वो रिपीट कर रहे हैं, करते हैं, एंड देन ही इज बेसिकली कनेक्टिंग इट विद द नेक्स्ट मिसरा, एंड दैट्स हाउ इट कम्स टू हिम. एंड आई सेड कि अगर हमें ये रिसाइट करनी होगी माइक पे, स्टेज पे या किसी ग्रुप में, तो इट हैज टू बी इन सच अ वे दैट it has to be fitted here and here. Now thankfully with Munawwar ji's poetry it went here first. और जब दिल में जो चीज़ बैठ जाती है, and it's a very funny way of how our body is also remembering things. And I feel it since with music therapy and Nada yoga, I feel like our body and all its cells are reactive to frequencies, but they are also reactive to words and emotions. आपके पापा ने अगर कुछ आपको बात कह दी और वो इमोशनल है, आप मुझे 15 साल बाद बुरेर भाई you will be able to exactly tell me repeat कि by heart ये बाबा ने कही थी क्योंकि वो यहाँ पे पहले गई है और फिर वो यहाँ पे बैठ गई है, and your body has received those. And your emotions have been processed. So recital के लिए मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत important है कि वो शेरो शायरी यहाँ पे जानी चाहिए. यहाँ पे जानी चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ पहले यहाँ बैठ जाए जाके, तो फिर खुद ही नेचुरली आती है. ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर आपको कुछ जैसे भारी भी है, अगर आप गालिब को लें या किसी और को उसको लें, तो कुछ हैवी पोइट्री भी है, अगर आपको उसका मीनिंग समझ आ जाए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, and that's what we try to do with कविनामा as well overall, कि अगर आपको कल्चरल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा मिल जाए कि क्या कहने की कोशिश हो रही है. और आपने पता है एक चीज़ और कही है कि वो एक जो फ्लो होता है वो बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका एक मीटर होता है, राइट. वो जब मीटर आपके उसमें बैठ जाता है ना, तो आपको भी पता है कि ये वाला जो की है वो यहाँ नहीं यहाँ लगेगा, वो आप इसको इधर से उठा के उधर नहीं रख सकते क्योंकि वो मीटर में फ्लो कर रहा है, राइट. तो ऐसे भी याद रहती है आपको. तो वो भी एक तरीका है उसको याद करने का, इन द सेंस. एंड आई थिंक शायरी लिखने के लिए भी ये कहा जाता है कि आपको, मैंने जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू सुने हैं या उनके हैं, वो तो कहते हैं कि आपको 1 लाख शेर याद होने चाहिए कम से कम, 1 लाख शेर याद होने चाहिए कम से कम, उसके बाद लिखना शुरू करना, ज़बान ही याद होने चाहिए. अच्छा, आई थिंक राहत इंदौरी, मैं काउंट कर रहा हूँ कि मैं 1 लाख से कितना दूर हूँ. राहत इंदौरी साहब का शायद किस्सा है, पता नहीं, आई थिंक राहत इंदौरी साहब का ये किसका है कि वो जब अपने उस्ताद के पास गए थे कि मुझे शायरी सीखनी है वगैरह, तो वो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें कितने शेर आते हैं ज़बानी, अभी कितने सुना सकते हो. तो उन्होंने कुछ सुनाए, तो 250 सुनाए होंगे, क्या था मतलब जो था, वो कह रहे जब 5000 याद हो तब आना, कम से कम, राइट. अब वो 1 लाख से गिर के 5000 तक तो आए, अब उससे नीचे पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन दैट इज ट्रू बिकॉज उसके बाद क्या होता है कि आपको मीटरिंग का और या वोकैबुलरी का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप साध लेते हो. आप याद नहीं कर रहे, आप साध रहे हो उसको, आप मीटर आपको दिमाग में बैठ गया. तो अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जो मेरे भी उस्ताद हैं, उनसे बात कर रहा था.
अमान अली खान एक्चुअली हमारे उसमें भी आए थे, एक एपिसोड हमने उनके साथ किया था, Yeah. तो उनसे मेरी बात हो रही, तो वो कह रहे हैं यार उस दिन मैं ना अपने उनके कोई इंस्टाग्राम चैनल के लिए वो एक ना खराब पोइट्री और अच्छी पोइट्री में फ़र्क दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो कह रहे हैं आई स्ट्रगल्ड विद राइटिंग अ बैड वन, कि मीटर से बाहर कैसे लिखूं। वो शो ऑफ कर रहे थे क्या पता नहीं, मुझसे पूछ लेते वो कह रहे हमारे भाई इनसे पूछो सारी मीटर के बाहर होंगे। तो कह रहे इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी एट दिस पॉइंट, क्योंकि आप मीटर को इतना साथ चुके हो हाँ, कि वो इट्स नेचुरल, वो आपको तोड़ने की कोशिश वो आप कर रहे हो और वो हो नहीं रहा। ये उस्ताद होता है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जनरेशन में लोग पोएट्री पढ़ते हैं, एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम द कंप्यूटर फील्ड, ऑब्वियसली अभी तो चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है, एआई का ज़माना आ गया है, तो पढ़न करना, रिसाइटल करना ये बहुत कम हो गया है। और अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि people when they give interviews they are keeping GPT script on top, and people can basically recite through that script, right? reading through it exactly. Yeah. So you can do it in a static form of a video content if you're trying to create that, or if you're giving an interview, that is fine, you're trying to cheat it, पर स्टेज पे चीटिंग नहीं हो सकती, हो सकती है लेकिन पकड़ी जाती है। बट ये भी तो है ना कि where do you see the language going from there then, like is it with AI advancing, would we be even needing language in the future, like ki like companies like Neuralink, right, like they're working on literally translating your thoughts into so I feel like where we are going, do we even need a language in the future? Right? And sure, there is an emotional connection to language, because that's why your mother tongue is more important, because that's in your DNA almost, that's what you grew up in, so आपका जो base है वो वहाँ पे है, उसके ऊपर आप जहाँ मर्जी जाओ वो अलग है, तो emotional connection बहुत strong है वहाँ पे, yes, I understand that, but with how AI is going and how vocabulary and language is shrinking overall, would it be needed in the future? It would be like, it's an interesting concept, right? अगर मेरे दिमाग में चिप लगी हुई और ऑडियंस के दिमाग में चिप लगी हो, तो हम लोग पॉडकास्ट ऐसे कर रहे होंगे, बस देख रहे होंगे कैमरा, कनेक्शन बन गया। हाँ, Exactly. I mean that can be it, right? Like because यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है और जो तुम सोच रहे हो वो वहाँ पे टाइप होता जा रहा है साथ के साथ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, आजकल कभी ये होता है कि मुझे फ़ोन निकाल के कुछ करना होता है, टेक्स्ट करना होता है, मैं कभी 2 सेकंड के लिए दिमाग में थॉट आता है कि यार फ्रस्ट्रेशन होती है, यार फ़ोन को ये क्यों नहीं पता मैं क्या करना चाह रहा हूँ, खुद ही कर लेना। तो ऐसे इतने तो हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं अभी यार पे। तो ये वैलिड क्वेश्चन है। इशू ये है कि हर एक नई चीज़ के बेनिफिट्स है, ड्रॉबैक्स है, पर द पेनफुल पार्ट, और आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त आया था इंडिया से, तो मैं उसे घुमा रहा था यहाँ पे लॉस एंजलिस में। तो लॉस एंजलिस हैज़ दिस amazing freeway called as 405. Oh, right? very good. So we were very close to where my office used to be in Seal Beach. Address भी दे दो। And घर ही पहुंचवा दो उनको सबको। तो वो बैठा था, and at one point he was just mesmerized, and we were at a freeway with 16 lanes. Okay, at Seal Beach, if you see the Seal Beach Boulevard exit, the 405 gets into what I call as a complete monster, and very few people can see a freeway with 8 lanes on one side and 8 lanes on another. Or sub jam. And everything is going slow, right? So he asked me, उसने एक सवाल पूछा, because we had just had lunch, तो मैं उसे बता रहा था यार यहाँ पे सब मिलता है, यहाँ पे पान भी मिलेगा। तो वो कहने लगा यहाँ पे ऑन 405 पान की टपरी होगी। तो मैंने उसे एक मुनव्वर जी का शेर सुनाया। मैंने कहा कि this is probably the world's most advanced freeway that you're seeing over here. हमारे गांव में तो फ्रीवे नहीं था, तो किसी भी नुक्कड़ या चौराहे पे रोक के यार एक पान दे दो, बनारसी पान दे दो, कलकत्ता मीठा पान दे दो। तो मुनव्वर जी का एक शेर है
कि वो कहते हैं सो सेंटिमेंटल, यू नो, अगेन तो शेर ऐसा है कि मंजिल करीब आते ही कहीं एक पाँव कट गया, मंजिल करीब आते ही कहीं एक पाँव कट गया, चौड़ी हो गई सड़क तो कहीं मेरा गांव कट गया। बस बस वाह वाह वाह। तो द मोरल इज वी आर प्रोग्रेसिंग एज अ कम्युनिटी every time, but we are going to lose something. Yeah. right? Yeah. ये कहीं मेरा गांव कट गया तो वो गांव तो कटने वाला है Yeah. AI से। हाँ, लेकिन ये तो लाइफ का, that's how life goes, I think. That is exactly how I life think we should goes. embrace that part of it too. अब आएंगी चेंजेस, आपने जैसे बोला टूल है, आप उसको embrace करो, आप उसको adapt I करो. mean, but also like you know, you can be like you can go with the idea is like what's important to you, right? Yeah. Like you know, we don't have to become this homogenous society where everyone just like should just embrace. Like where's the rebel? Where's the revolution? हमने then? तो Like, you know, बल्कि we are so ये जो आइडिया आप बोल रहे हो, like हमने तो AI से शायरी कराने की हाँ। कोशिश की थी एक एपिसोड में. आपने हमारे एक एपिसोड था AI शायरी। अच्छा, हमने जेमिनाई और चैट जीपीटी को लगाया, हमने कहा कि तुम्हारा बैतबाजी बैतबाजी करेंगे, तो बात नहीं बनी ज्यादा, लेकिन but अच्छा like you know, I interesting feel like let's just say आपके लिए मुनव्वर राणा जी की शायरी important है, मेरे लिए overall शायरी in that sense important है. I think तुम्हारे लिए what is important? I don't know you that well. था. Of course you know me that well. तुम्हें नहीं पता important क्या है, लेकिन Yeah. the music. Exactly, right? So you fight for the things that are important to you, right? And you preserve the things that are important to you, and I think that's how, through you or your energy that you're putting out, Right. it will survive, right? Like you know, for me, it matters that this survives, and that's why, like for me, it was like, okay, Kavinama can be something that I can keep that poetry, at least for myself, alive. Yeah. You know, मैं कोई उसका बीड़ा उठा के नहीं चल रहा हूँ कि मैं ही बचा सकता हूँ या ये I'm not Elon Musk. But you're playing your part in Like, you doing know. that. You are playing your part in doing Yeah, that. yeah. You play your part. You protect what you want to. You can. And share it with our generation. वो कहते हैं, जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि सही काम करते जाओ. ये मत सोचो कि कितना बड़ा होगा, क्या होगा, कि क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा. वाह. वाह वाह वाह, ये क्या बात तो है। That's what I I think. think. Yeah. I think हमने last episode में इसी. या वो याद आ गया वो. हाँ, ये बड़ा जबरदस्त शेर. राइट. तो मुझे यही लगता है कि कुछ नहीं तो वो एक और शेर था ना, शायद अहमद फराज का था कि जुल्मते शबे से तो कि कंप्लेन करने, उसका मतलब ये था कि जो जुल्म की शाम है उसकी कंप्लेन करने की बजाय अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते. वाह, राइट. कि मैं अपने हिस्से की शमा जला के जा रहा हूँ. राइट. एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी. राइट. अब वो शमा को उठा के कौन बढ़ाता है, आगे कौन बढ़ाएगा, या उस शमा से कितनी आगे वो निकलेंगी और कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्पायर होगा. I will do my part. Yeah. I will do I'll what do I my can. part. Yeah. I will do what I can. What do. I can say. That's important. जो to मेरे me, बस and में I'll मैं वो करूँगा और फिर आगे कोई और करेगा. do. जैसे आप आप मिलके करेंगे. I actually want to take that segue to your Nad yoga and the sound healing that you do. So, well, I have heard you playing. You have that handpan instrument that you play. That's what it's called, right? Handpan. आप उनसे पूछिए जो Right? Yes. Handpan. Yeah. Yeah. तुम मेरे साथ हो ना, तो we have to support each other. गलती करे तो भी. तो गलती साथ ही करते Yeah, हैं. गलती. मैं तो बोलता हाँ ठीक है. Handpan. पैन ड्रम भी बोलते हैं इसको. Hand drum. हैंग ड्रम बोलते हैं उसको। हैंड ड्रम. Hand drum. Hand- तो पैन ड्रम नहीं बोलते. हैंग ड्रम, Hang Hang drum. yes. ये हैंड ड्रम क्यों है? Hang drum, I don't know where the actual concept came from, but I think this drum can be hanged like अच्छा, that, अच्छा, so sorry. it is a hang drum. Alright. ठीक है ठीक है. And I want to hear you play it. Like you Yeah. know, but how did you get into this? And I would love our audience to enjoy as like you know as we have enjoyed seeing you play that instrument. ये बिल्कुल सही बात है कि हैंड पैन और नाद योगा, एंड अगेन आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू कि जैसे मेरा शेरो शायरी का जर्नी मुनव्वर राणा जी से शुरुआत हो गई उसकी, एंड इट मेड मी गो डीपर विद इन. जैसे हर एक शेर मैं
सुनता गया और पढ़ता गया तो मैं उसकी गहराई में I started getting more and more involved in it, and I understood that it is important for us in life to think about these things, to think about our mother in the way these shares have been written, right? To think about Muhazirnama, to think about immigration in the way how it is being described in Muhazirnama. So that started affecting my life, and the journey of handpan is also kind of an interesting one because जैसे आपने पहले बताया I'm a professional tabla player also. I started learning tabla at a very young age from Pune. और ये तो मेरी मतलब बहुत खुश किस्मती कहूँगा मैं कि बहुत बड़े बड़े उस्तादों से मेरी तालीम हुई और my mom always used to take me और ऐसे भी किस्से हैं बहुत सारे कि I ran away at least half a dozen times from when I was learning tabla, saying I cannot play tabla, I want to get out of this class. Achha. Because when you start learning any instrument first, you are tremendously frustrated. Yeah. कि कर तो रहा हूँ, हो नहीं रहा. हाँ, कुछ नहीं हो रहा. तो वैसे मेरा जर्नी रहा पर यहाँ पे मैं जब मैं एक कॉन्सर्ट में when I was playing in LA, तो after the concert one of the guys came to me और मुझे उसने कहा कि सिद्धार्थ भाई आपने तबला तो बहुत अच्छा बजाया, मेरे पास ये कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है, and he was carrying that instrument on his back. Hang drum. टॉर्टोइस जैसे लगा मुझे, मैंने कहा अरे ये वो did you bring a turtle here? बंदा ही टॉर्टोइस जैसा लगा होगा और उसने पीछे पहना होगा. Yeah. And he said this instrument is catching dust at my place. Okay. तो धूल खा रहा है ये, तो आप जरा देखिए इसको. तो मैंने ऐसे खोला वगैरह सब वहाँ पे और पहले ऐसे बजाया तो उसकी जो आवाज़ थी I was totally blown away. तो मैंने उसे I requested him and I said I don't know about this instrument, would you mind if I take this and keep at my place for 2 nights? I will return it back to you. बंदा अच्छा था, उसने कहा you keep it because you are a good percussionist, you should play. So then I took it back home और वहाँ से वो जर्नी हैंडपैन की शुरू हो गई. But I didn't realize at that time that handpan was going to be one of the most pivotal moments in my personal life. जैसे आपने नाद योगा के बारे में पूछा, so handpan produces these vibrations from the notes that it has this resonance from. It is providing these frequencies which are extremely healing for your body, for your mind. Abhi, this is very true in today's age that everyone is suffering from tremendous type of mental trauma. Whether it is related to your work and stress, whether it is related to life and stress, whether it is related to any other physical problems. जब मैं ये हैंडपैन लेके घर में आ गया and my wife is a nurse by profession, मैं उसके साथ में बैठा, it was about 11:30 PM at night and I said, hey, I got something for us. And she thought that it was some kind of ice cream or something. I was going to give her a surprise. Not chicken tikka masala? Not chicken tikka masala either. She's a vegetarian, by the way. So I mean, I met your wife first, when I met you, and she was talking, telling me all about you and everything. I was like, yeah, bring her to our poetry event. Like, she was part of our book club, right? Yes. So that's when, and next day, I was not expecting. I was not expecting, sorry, but I was like, I don't know if they're gonna, because people say a lot of things, they don't show up and everything, right? But next day we had the poetry event and I was just like, yeah, we are meeting tomorrow and you should definitely bring him and everything. And she's like, oh yeah, he would love it and everything. And then you showed up and I was just like, okay, people are coming in and it was a good, we had very a good nice setup and everything. Yeah. So yeah. तो वहाँ से when I played the handpan for her for the first time, I think she was probably awake for the first 3.5 minutes.
and then later she started inclining on the couch from 45 degrees to Is it because of the vibration and because of everything. the calming and the yeah, soothing the soothing vibrations provided by handpan, and that's why this instrument is so magical yeah. in a way. And I always tell my students that listen, if you don't learn handpan the way you want to play, just know that your body is learning how to calm itself down. So don't think about handpan as an instrument that you'll be able to become a fantastic player the next day, which you will if you keep doing It's all practice. yas and practice. But rest assured, this instrument is going to get rid of multiple issues in your body, and it's gonna cleanse you. Or I could feel it, like, oh my god. And then I started playing it every night. Every night that was a thing that we started पड़ोसियों doing. का आपके प्रति कैसा व्यवहार है? I think पड़ोसियों को तो अच्छा लगता होगा कि ये बच्चे बहुत अच्छा, सारा मोहल्ला सो रहा है सेम टाइम पे। बहुत अच्छा लगता है. That's why whenever I play handpan in like big events, my disclaimer is like, guys, Don't fall give asleep. me the slot where you are ready to serve the food, Yeah. and I'll play before that, so that because I don't want to play first, Yeah. and then the crowd is like on. वो माहौल ही अलग बन जाता है ना उसमें। हीलिंग क्वालिटीज हैं इसकी। Yeah. मैंने अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे लाइक जो Yeah. इसकी साउंड है वो आपने सही वर्ड अब- यूज किया, मैजिकल। बट इनफ टीजिंग, अब सुनाओ कुछ। हाँ, चलिए सुना देते हैं. Yeah. Let's get the instrument going. Yeah.